हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये केमिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है द्रव्य की परमाणु संरचना। ये एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 तक का है। ये अध्याय 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संपूर्ण जगत में व्याप्त द्रव्य की मूल संरचना के विषय में मानव मन में प्राचीन काल से ही जिज्ञासा रही है, जानने की इच्छा रही है। आधुनिक वैज्ञानिक संकल्पनाओं के विकास एवं अनुसंधानों से हजारों वर्ष पूर्व भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों ने द्रव्य की मूलभूत संरचना के विषय में विभिन्न मत व्यक्त किए हैं। भारतीय दर्शन में परमाणुवाद, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय दर्शन में सृष्टि के मूल में पंच महाभूत की संकल्पना की गई है, जिसमें वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा आकाश को द्रव्य का मूल तत्व यानी फंडामेंटल एलिमेंट्स माना गया है। इसी दार्शनिक परंपरा की एक शाखा वैशेषिक दर्शन में महर्षि कर्णाद ने सृष्टि के मूल में 4 प्रकार के तत्वों वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी को स्वीकार किया है। महर्षि कर्णाद के अनुसार अगर बात करें तो यदि किसी द्रव्य यानी पदार्थ को लगातार विभाजित किया जाए, खंडित किया जाए, तो वह अंततः सूक्ष्मतम कण प्राप्त कर लेगा, जिसे और विभाजित करना संभव नहीं होगा। महर्षि कर्णाद ने उस अविभाज्य कण को, उस सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक के बारे में अगर बात करें तो पकुद कच्छायन के अनुसार मूल कण स्वतंत्र अवस्था में नहीं बल्कि संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं तथा इनका विविध परिमाण में संयोजन ही द्रव्य को विभिन्न स्वरूप प्रदान करता है। यूनानी दर्शन में परमाणुवाद, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक ल्यूसिपस तथा डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया कि सभी पदार्थों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मतम एवं अविभाज्य कणों से हुआ है। उन्होंने इन कणों को एटम अथवा एटमोस नाम दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है अविभाज्य। तत्पश्चात में एपिकूरस तथा ल्यूक्रेटियस आदि अनेक दार्शनिकों ने, याद रखिएगा नाम, एपिकूरस तथा ल्यूक्रेटियस आदि अनेक दार्शनिकों ने भी परमाणुवाद पर अनेक मत प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक संयोजन के नियम। देखिए, दार्शनिक परमाणुवाद केवल संकल्पनाओं पर दार्शनिक परमाणुवाद केवल संकल्पनाओं पर ही आधारित था। ये संकल्पनाएं न तो किसी अनुसंधान यानी रिसर्च का परिणाम थी और न ही मध्यकाल तक इन संकल्पनाओं की सिद्धि के लिए वैज्ञानिक प्रयोग अथवा अनुसंधान किए गए थे। 18वीं शताब्दी के अंत में परमाणुओं तथा अणुओं के रासायनिक संयोजन के संबंध में 2 महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए गए। ये नियम वैज्ञानिक प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों पर आधारित है। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यह नियम 1789 ईस्वी में एंटनी लवाइजियर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? एंटनी लवाइजियर। इनके अनुसार अगर बात करें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के कुल द्रव्यमान तथा अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों के कुल द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है। याद रखिएगा, यानी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है, मतलब इनका निर्माण, कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का सृजन यानी निर्माण किया जा सकता है और न ही उसका विनाश यानी नष्ट किया जा सकता है। दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम 1799 ईस्वी में जोसेफ लुई फ्राउस्ट, याद रखिएगा, जोसेफ लुई फ्राउस्ट के द्वारा प्रतिपादित एवं सिद्ध किया गया था। और इस नियम के अनुसार प्रत्येक यौगिक में सम्मिलित तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है। यानी प्रत्येक यौगिक यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों का संयोजन होता है। इसमें सम्मिलित तत्वों का अनुपात सदैव क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव होता है 1:8 होता है। इसीलिए वर्षा, नदी तथा तालाब के जल तथा प्रयोगशाला में निर्मित जल में भी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यही अनुपात क्या? 1:8 विद्यमान होगा। नेक्स्ट है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है?
देखिए 1803 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने पहली बार दार्शनिकता से अलग, यानी फिलॉसफी से अलग, तो याद रखिएगा 1803 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने पहली बार दार्शनिकता से अलग एवं वैज्ञानिक ढंग से परमाणु सिद्धांत की व्याख्या की, एटॉमिक थ्योरी दिया। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु हैं, पहला है सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित है जिन्हें परमाणु कहते हैं। सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित है जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। दूसरा है किसी एक तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य रासायनिक गुणों में समान होते हैं, जबकि भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर भिन्न होते हैं। तीसरा है परमाणु अविभाज्य एवं अविनाशी होते हैं, यानी परमाणु न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही उनका जो है विनाश होता है, नष्ट किया जा सकता है। चौथा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु साधारण पूर्ण संख्या के अनुपात में जो है परस्पर संयोग करते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु साधारण पूर्ण संख्या के अनुपात में परस्पर संयोग करते हैं, जिससे यौगिक का निर्माण होता है। पांचवा है रासायनिक अभिक्रियाओं में तत्वों के परमाणु संयुक्त, कंबाइन, पृथक यानी सेपरेट तथा पुनर्व्यवस्थित होते हैं, रीअरेंज होते हैं। देखिए परमाणु क्या है, एटॉम क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। परमाणु द्रव्यमान की संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। यह किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जिसमें उस तत्व के सभी रासायनिक गुण उपस्थित होते हैं। तो परमाणु द्रव्य की संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। यह किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जिसमें उस तत्व के सभी रासायनिक गुण जो होते हैं उपस्थित होते हैं, और प्रत्येक तत्व कुछ विशिष्ट प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है। इसीलिए इस ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं उतने प्रकार के परमाणु भी हैं। परमाणुओं से अणु निर्माण आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है फिगर के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है कि परमाणुओं से अणु का निर्माण कैसे होता है। देखिए मान लीजिए H2O है, जल अणु है, तो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के संयोग से जो है जल अणु बनते हैं। अमोनिया अणु जो है NH3 होता है, यानी H3 हाइड्रोजन 3 और जो N है वो 1 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आप देख सकते हैं CO2 किस तरह से अपना जो है ये निर्माण करता है, और मीथेन अणु के आप देख सकते हैं अणु का जो विभाजन है किस तरह से हुआ है, CH4, तो कार्बन के 1 और हाइड्रोजन के 4। तो देखिए O यहाँ पे ऑक्सीजन, C से कार्बन, S से हाइड्रोजन, N से नाइट्रोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अणु क्या है, अणु के बारे में जो है मॉलिक्यूल के बारे में जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है। अणु क्या है, तो अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा उस तत्व अथवा यौगिक के सभी रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिएगा, अणु जो है किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा उस तत्व अथवा यौगिक के सभी रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, परंतु यह किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। एक अणु में एक ही तत्व या एक से अधिक तत्वों के परमाणु रासायनिक बंधों यानी केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा जो है परस्पर संबंध रहते हैं। एक अणु में एक ही तत्व अथवा एक से अधिक तत्वों के परमाणु रासायनिक बंधों के द्वारा परस्पर संबंध रहते हैं। अणुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए जो अणुओं के प्रकार हैं ये 2 प्रकार के हैं, सम अणु अथवा तत्व के अणु, विषम अणु अथवा यौगिक के अणु। पहला है सम अणु अथवा तत्व के अणु, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बने होते हैं सम अणु कहलाते हैं। सभी तत्वों के अणु सम अणु होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि। विषम अणु अथवा यौगिक के अणु जो है ऐसे अणु जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से निर्मित होते हैं विषम अणु कहलाते हैं। सभी यौगिकों के अणु विषम अणु होते हैं, जैसे जल H2O, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोग से ये निर्मित होते हैं, जैसे CO2 कार्बन और ऑक्सीजन से।
देखिए परमाणुकता क्या है? परमाणुकता किसी तत्व अथवा किसी तत्व या यौगिक के एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस तत्व अथवा यौगिक की परमाणुकता कहलाती है। किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस तत्व अथवा यौगिक की परमाणुकता कहलाती है। यहां पे जो है तत्व, यौगिक, एक अणु में परमाणुओं की संख्या और परमाणुकता वर्ग जो है दिया गया है। डेटा कुछ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑर्गन है, ऑर्गन का एक अणु में परमाणुओं की संख्या 1 होता है, परमाणुकता वर्ष एकल परमाणु। हीलियम एक अणु में परमाणुओं की संख्या 1 है, एकल परमाणु, ठीक है। आयरन 1 एकल परमाणु, हाइड्रोजन 2 द्विपरमाणु, क्लोरीन 2 द्विपरमाणु, और जल ये यौगिक है 3 त्रिपरमाणु, अमोनिया ये भी यौगिक है, ठीक है। और इसके 4 जो एक अणु में परमाणुओं की संख्या जो है 4 है, ये चतुर्परमाणु, और सल्फर में जो है एक अणु में परमाणुओं की संख्या 8 है, ये बहुपरमाणु कहलाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आयन क्या है? आयन वे परमाणु अथवा परमाणु समूह जिन पर नेट आवेश यानी नेट चार्ज विद्यमान होता है आयन कहलाते हैं। वे परमाणु अथवा परमाणु समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है आयन कहलाते हैं। एक सामान्य परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा तथा उनकी संख्या बराबर होती है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित और प्रोटॉन पे धन आवेशित, यानी इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश और प्रोटॉन पे धन आवेश रहता है जो चार्ज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसीलिए उन पर नेट आवेश शून्य होता है। देखिए, वे परमाणु अथवा परमाणु समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है आयन कहलाते हैं। एक समान परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा तथा उनकी संख्या बराबर होती है और इसीलिए उन पर नेट आवेश जो होता है 0 होता है, शून्य होता है। परंतु यदि परमाणु अथवा परमाणु समूह में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या असमान हो तो उन पर गैर शून्य आवेश यानी नॉन जीरो चार्ज उपस्थित होता है। आवेश की प्रकृति के आधार पर आयन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है धनायन। यदि आयन पर धनावेश विद्यमान हो तो उसे धनायन कहते हैं। धनायन में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है, याद रखिएगा। जैसे में यहाँ पे सोडियम आयन दिया गया, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से आप देख सकते हैं 11 पॉजिटिव और 10 निगेटिव। नेट आवेश जो है 1 मतलब +1 यानी 1 पॉजिटिव है। ऋणायन क्या है? तो यदि आयन पर ऋण आवेश विद्यमान हो तो उसे ऋणायन कहते हैं। ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से जो है अधिक होती है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं क्लोराइड आयन Cl, प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे जो है 17 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 निगेटिव। नेट आवेश क्या है? तो -1 यानी -1। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। देखिए 19वीं शताब्दी के लगभग अंत तक परमाणु को सभी पदार्थों का मौलिक एवं अविभाज्य कण माना जाता था, परंतु जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, निल्स बोर, जेम्स चैडविक आदि वैज्ञानिकों के प्रयोगों ने परमाणु की अविभाज्यता की संकल्पना को गलत सिद्ध कर दिया। विभिन्न मॉडलों के आधार पर अगर बात करें तो परमाणु की संख्या की संरचना की जो है व्याख्या की गई है और परमाणु के आंतरिक भाग में अन्य अपारमाणविक कणों की उपस्थिति सिद्ध की गई है। अपारमाणविक कण क्या है? देखिए, परमाणु में उपस्थित वे सूक्ष्मतम कण जो परमाणु की अस्थायी संरचना का निर्माण करते हैं अथवा कुछ विशेष उद्देश्य से अल्प समय के लिए उत्पन्न होते हैं अपारमाणविक कण कहलाते हैं। जैसे में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के अस्थायी मौलिक कण, परमाणु के अस्थायी मौलिक कण जो है ये है। जबकि पॉजिट्रॉन, एंटीप्रोटॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, क्वार्क, बोसॉन आदि ये जो है अस्थायी मौलिक कण है। तो याद रखिएगा जो अस्थायी मौलिक कण है कौन कौन से हैं? तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो है परमाणु के अस्थायी मौलिक कण है, जबकि पॉजिट्रॉन, एंटीप्रोटॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, क्वार्क, बोसॉन आदि ये जो है अस्थायी मौलिक कण है। द्रव्य अणु से क्वार्क तक,
यहाँ पे जो है फिगर के माध्यम से चीजों को स्पष्ट कर दिया गया है। तो आप एक बार इसे एनालिसिस कीजिए। ये देखिए मॉलिक्यूल, इसके बाद यहाँ पे जो है परमाणु, एटम, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन चार्ज है, मतलब कि माइनस। इसके नाभिक में आप देख सकते हैं जो नाभिक में जो है यहाँ पे जो है प्रोटॉन, ये रहा, ये नाभिक इसका रहा, ये वाला, ये है नाभिक, ये ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये रहा नाभिक, ये जो प्लस है प्रोटॉन है। इसके बाद क्वार्क, क्वार्क जो है अप क्वार्क ये है, और डाउन क्वार्क जो है आप देख सकते हैं, जो डी यू से अप क्वार्क और डी से डाउन क्वार्क, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और देखिए इसके बाद जो है यहां से न्यूट्रॉन जो है, ये वाला न्यूट्रॉन, ये जो है यहाँ पे ये जो है ग्लूऑन, याद रखिएगा ये ग्लूऑन है। तो इस तरह से आप जो है फिगर को एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। प्रमुख अपरमाणविक कण, देखिए इलेक्ट्रॉन का जो चिन्ह होता है ई होता है, इस पर परम आवेश जो कूलम होता है -1.6022 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। सापेक्ष आवेश -1 होता है। द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1094 गुणे 10 के पावर -31, ठीक है, केजी में। और लगभग द्रव्यमान जो होता है 0। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का जो परम आवेश है कितना कूलम होता है, तो -1.6022 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। और द्रव्यमान याद रखिएगा 9.1094 गुणे 10 के पावर -31 केजी। प्रोटॉन जो है इस पे जो आवेश होता है +1.6022 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। सिर्फ यहाँ पे माइनस प्लस में जो है अंतर है, बाकी वही इस पे आवेश है, चार्ज है। और सापेक्ष आवेश, प्रोटॉन का जो सापेक्ष आवेश होता है +1 होता है। द्रव्यमान 1.67262 गुणे 10 के पावर -27, और लगभग द्रव्यमान जो होता है 1। न्यूट्रॉन जो है इस पे आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है 0 होता है, सापेक्ष आवेश 0 होता है, लेकिन द्रव्यमान याद रखिएगा 1.67493 गुणे 10 के पावर -27 केजी, लगभग द्रव्यमान 1, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में की थी। किसने, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में की थी। कैथोड रे ट्यूब पर प्रयोगों के आधार पर थॉमसन ने यह निष्कर्ष निकाला था कि कैथोड किरणें अत्यंत सूक्ष्म ऋण आवेशित कणों से निर्मित है। थॉमसन ने इन ऋण आवेशित कणों को कणिका कहा। क्या कहा, कणिका, जिन्हें बाद में वैज्ञानिकों के द्वारा इलेक्ट्रॉन कहा गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/1836वें भाग के बराबर होता है। इसीलिए थॉमसन ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु अविभाज्य कण है और ये कणिकाएं परमाणु की संरचनात्मक इकाई है। कण भौतिकी, पार्टिकल फिजिक्स, देखिए कण भौतिकी के मानक मॉडल में इलेक्ट्रॉन को लेप्टॉन नामक मौलिक कणों के समूह में रखा गया है। इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन समूह की प्रथम पीढ़ी के सबसे कम द्रव्यमान वाले मौलिक कण हैं। इस समूह की द्वितीय एवं तृतीय पीढ़ी में क्रमशः, याद रखिएगा, म्यूऑन तथा टाउ नामक कण पाए जाते हैं, जो आवेश चक्रण तथा आकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स में इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, परंतु इनका द्रव्यमान अधिक होता है। प्रोटॉन क्या है, देखिए 1886 ईस्वी में भौतिक वैज्ञानिक ई गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणों की खोज की और बताया कि ये किरणें धन आवेशित कणों से निर्मित हैं। तो प्रोटॉन की खोज कब और किसने किया, तो 1886 ईस्वी में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है। देखिए ये किरणें जो है, प्रोटॉन जो है कैनाल रे और एनोड रेज जो है, इनकी खोज की और बताया कि ये किरणें धन आवेशित कणों से निर्मित हैं। 1919 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि परमाणु के केंद्र में धन आवेशित कणों का जो है संकेंद्रण होता है। रदरफोर्ड ने इन कणों को प्रोटॉन नाम दिया और इस प्रकार धन आवेशित कणों के रूप में प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई। किसके द्वारा, गोल्डस्टीन के द्वारा। जबकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की उपस्थिति रदरफोर्ड के द्वारा सिद्ध की गई थी। प्रोटॉन का निर्माण 2 अप क्वार्क कणों
तथा एक डाउन क्वार्क कणों के संयोजन से होता है। फिगर में आप देख सकते हैं, ये रहा प्रोटॉन, दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। ठीक है, तो याद रखिएगा अप क्वार्क बराबर जो होता है, अप क्वार्क यानी जो चार्ज होता है इस पे +2/3e, अप क्वार्क पर भी +2/3e और डाउन क्वार्क पे जो चार्ज होगा -1/3e। प्रोटॉन बराबर +1e, इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद न्यूट्रॉन क्या है? देखिए, न्यूट्रॉन की खोज जो है 1932 में ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक, किसने और कब, ये याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने और कब की, याद रखना है। तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 में ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। किसने? जेम्स चैडविक। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए उन्होंने इस उपलब्धि के लिए 1935 में नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त किया था। देखिए, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन के साथ संयोजित होते हैं। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है, यानी इस पर शून्य आवेश होता है, परंतु इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन का निर्माण दो डाउन क्वार्क कणों तथा एक अप क्वार्क कणों के संयोजन से होता है। याद रखिएगा, दो डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क के कणों के संयोजन से न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। तो डाउन क्वार्क पर जो चार्ज होगा -1/3e, डाउन क्वार्क पर -1/3e, अप क्वार्क पर जो चार्ज होगा +2/3e और न्यूट्रॉन बराबर न्यूट्रॉन पर जो चार्ज हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन। क्वार्क क्या है? क्वार्क एक मौलिक कण है। क्वार्क अन्य क्वार्क कणों से संयुक्त होकर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि हेड्रॉन कणों का जो है निर्माण करते हैं। क्वार्क स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं: अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज तथा चार्म। याद रखिएगा। यहां पे देखिए, विभिन्न परमाणु मॉडलों के आधार पर परमाणु संरचना, वेरियस मॉडल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इन सभी को जो है बारी बारी से देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, डिस्कस करेंगे। ठोस गोला मॉडल, ये देखिए ठोस गोला मॉडल, इसका जो खोजकर्ता है, इसका जो इस मॉडल को जिसने प्रतिपादित किया था नाम है जॉन डाल्टन, 1803 ईस्वी। प्लम पुडिंग मॉडल, इस मॉडल को किसने प्रतिपादित किया था? प्लम पुडिंग मॉडल को तो जे थॉमसन, 1904 ईस्वी। ठीक है, फिगर को एनालिसिस कीजिए। नाभिकीय मॉडल, नाभिकीय मॉडल जो है यहां, इसका जो प्रतिपादन किया था किसने? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, और 1911 ईस्वी में। इसके बाद है ग्रहीय मॉडल। ग्रहीय मॉडल, इसके प्रतिपादक कौन है? निल्स बोर, 1913 ईस्वी में। और इसके बाद है क्वांटम मॉडल, इसके प्रतिपादक कौन है? तो एरविन, याद रखिएगा, एरविन श्रोडिंगर, 1926 ईस्वी में। देखिए, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन के अनुसार अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे याद रखिएगा कौन सा चार्ज होता है? तो ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन परमाणु की संरचनात्मक इकाई है, जबकि परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। इस स्थिति को समझाने के लिए थॉमसन ने परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल जो है प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार परमाणु की संरचना जो है मेवे संयुक्त केक के समान होती है, जिसमें संपूर्ण परमाणु एक धनावेशित गोले के समान होता है। जिसमें संपूर्ण परमाणु क्या होता है? एक धनावेशित गोले के समान होता है, और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन उसमें मेवे के समान बिखरे रहते हैं। इसे तरबूज के लाल भाग यानी परमाणु का धनावेशित गोला में धसे हुए बीजों यानी ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। तो जो तरबूज होते हैं, जो उनके ऋण भाग जो होता है, लाल भाग जो होता है, वो परमाणु का धनावेशित गोला हो जाएगा, और जो उसके बीज होते हैं वो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, यानी जो उदाहरण है आप तरबूज को देख सकते हैं। ठीक है, थॉमसन के अनुसार ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। थॉमसन के अनुसार अगर बात करें तो ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश परिमाण में क्या होते हैं? समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, याद रखिएगा। यहां पे आप देख सकते हैं धन आवेशित भाग ये रहा, और ये रहा इलेक्ट्रॉन जो है मेवे के समान। ठीक है, ये
या गोले में धंसे हुए जो इलेक्ट्रॉन है, धन आवेशित गोला आप देख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइनस गोले में धंसे हुए इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो है तरबूज का फिगर दिया गया है। और इलेक्ट्रॉन, इसमें जो बीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के रूप में, और जो रेड भाग है, लाल भाग, वो धन आवेशित भाग है। ठीक है, देखिए थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां क्या क्या है थॉमसन के परमाणु मॉडल की। तो थॉमसन अपने परमाणु मॉडल में यह नहीं समझा सके कि परमाणु में धन आवेश किस प्रकार ऋण आवेशित कणिकाओं यानी इलेक्ट्रॉन को अपने में अंतर्निहित रखता है। तो थॉमसन, इनके जो कमियां हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल की, पहला है कि थॉमसन जो है अपने परमाणु मॉडल में यह नहीं समझा सके या इसे समझाने में सक्षम नहीं हो सके कि परमाणु में धनावेश किस प्रकार ऋण आवेशित कणिकाओं को अपने में अंतर्निहित रखता है। यह मॉडल परमाणु की स्थिरता स्टेबिलिटी ऑफ एटम समझाने तथा नाभिक की उपस्थिति बताने में असफल रहा। दूसरा जो कमियां है, यह मॉडल जो है परमाणु की स्थिरता समझाने तथा नाभिक की उपस्थिति बताने में क्या रहा, असफल रहा, सक्षम नहीं रहा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने से निर्मित अत्यंत पतली परत, ठीक है, याद रखिए गोल्ड फॉयल, तो अत्यंत पतली चादर कह सकते हैं परत, इन पर जो है अल्फा कणों की बौछार कराया और अपने प्रेक्षण के आधार पर कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत किए। क्या निष्कर्ष प्रस्तुत किए कि अधिकतर जो अल्फा कण हैं अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हुए बिना सोने से निर्मित परत से बाहर निकल गए। इसीलिए निष्कर्ष दिया कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग रिक्त है। तो याद रखिएगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने के पतली परत चादर पर जो है पतली चादर, इस पे अल्फा कणों की बौछार कराया और अपने प्रेक्षण के आधार पे कुछ निष्कर्ष दिए। पहला कि अधिकतर अल्फा कण जो है अपने मार्ग से विक्षेपित हुए बिना सोने से निर्मित परत से बाहर निकल गए, इसलिए यह निष्कर्ष दिया गया है कि परमाणु के भीतर का जो अधिकांश भाग होता है वो रिक्त होता है। दूसरा, बहुत कम संख्या में अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, जिससे निष्कर्ष निकाला गया, क्या निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम है। तो बहुत कम संख्या में अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, ठीक है। और क्या निष्कर्ष दिया गया कि परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के बहुत कम आयतन में ही निहित है। देखिए, उपयुक्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जो निम्नवत है। पहला, परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान इसके केंद्र में निहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के कुल आकार के तुलना में बहुत छोटा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। रदरफोर्ड ने इसकी तुलना सौर मंडल से की है, सोलर सिस्टम से की है, जिसमें नाभिक सूर्य के समान है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर गतिशील ग्रहों के समान है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आकर्षण बलों के द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं, याद रखिएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, पहला कमी है, रदरफोर्ड के अनुसार अगर बात करें, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु विद्युत गतिकी के नियमों के अनुसार चक्रण करता हुआ कोई आवेशित कण विकिरण का उत्सर्जन करेगा, जिसे उसकी ऊर्जा में कमी होती जाएगी और लगातार घटती ऊर्जा के साथ वह नाभिक जो है वह नाभिक के पास आता जाएगा और अंततः क्या होगा, वह ऊर्जाहीन, यानी ऊर्जा उसमें अब नहीं रहेगा, ऊर्जाहीन होकर नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार परमाणु को अस्थायी होना चाहिए, परंतु परमाणु अस्थायी होता है। इस मॉडल ने नाभिक के बाहर गतिशील इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं किया। किस मॉडल ने, याद रखिएगा, जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल है, इस मॉडल ने नाभिक के बाहर गतिशील इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं किया, ठीक है। बोर का परमाणु मॉडल क्या है, नेक्स्ट है बोर के परमाणु मॉडल।
1913 ईस्वी में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जो मैक्स प्लैंक, याद रखिएगा, जो मैक्स प्लैंक के द्वारा प्रस्तुत क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। क्वांटम सिद्धांत क्या है, क्वांटम थ्योरी क्या है, याद रखिएगा। ऊर्जा विकिरण अथवा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण निरंतर न होकर अनिश्चित छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटम कहा जाता है। ऊर्जा विकिरण अथवा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण निरंतर लगातार न होकर अनिश्चित, यानी मतलब कि समय समय पर जो है अनिश्चित समय में छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटम कहा जाता है। तो इसे क्वांटम सिद्धांत जो है कहते हैं। नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए कहा कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल निश्चित कक्षाओं में ही निश्चित ऊर्जा, कोणीय संवेग तथा नाभिक से अपनी ऊर्जा के समानुपाती दूरी पर ही चक्रण करते हैं, घूमते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को बाहर की ओर क्रमशः जो है के, एल, एम, एन अथवा 1, 2, 3, 4 से प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक कक्षा अथवा कोष यानी सेल की एक निश्चित ऊर्जा होती है, इसलिए इन्हें ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। नील्स बोर का परमाणु मॉडल, तो नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है, धनावेशित नाभिक, ठीक है, n बराबर 1, n1 यानी 1, 2, 3, 4 इस तरह से ऊर्जा स्तर को दर्शाया गया है। इसे कोष के रूप में के, एल, एम, एन को जो है कोष के रूप में दर्शाया गया है। देखिए, चक्रण करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है सतत रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण नहीं करता है, बल्कि वह केवल अपनी निकटतम कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन करता है, जिसे क्वांटम लीप कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, जब इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब अधिक ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, पहला जो कंडीशन है, कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है जब इलेक्ट्रॉन, तो ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है। और जब अधिक ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन के अपकेंद्रीय बल को संतुलित कर देता है। यही कारण है कि चक्रणशील इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते हैं। देखिए, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां, बोर के परमाणु मॉडल की जो पहली कमियां हैं वो है कि बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन जैसे तरल परमाणुओं की व्याख्या करने में सफल रहा, परंतु अधिक इलेक्ट्रॉन वाले जटिल परमाणुओं की व्याख्या में यह अधिक प्रभावी नहीं था। तो बोर का जो परमाणु मॉडल है हाइड्रोजन जैसे तरल परमाणुओं की व्याख्या करने में तो सफल रहा, लेकिन अधिक इलेक्ट्रॉन वाले जटिल परमाणुओं की व्याख्या में यह अधिक प्रभावी नहीं रहा। ठीक है, पहला कमी था। और दूसरा है, यह मॉडल परमाणुओं के वर्णक्रम पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव तथा चुंबकीय क्षेत्र में वर्णक्रम रेखाओं के विस्तार को समझाने में जो है यह असफल रहा। क्वांटम भौतिकी मॉडल, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वांटम भौतिकी मॉडल 1924 ईस्वी में लुई डी ब्रागली, याद रखिएगा, लुई डी ब्रागली, इनके अनुसार अगर बात करें तो इन्होंने अनुमान लगाया कि सभी गतिशील कण कुछ मात्रा में तरंगों के समान गुण प्रदर्शित करते हैं, और इसी आधार पर याद रखिएगा, एस्नोडिंगर के द्वारा यह समझाया गया कि इलेक्ट्रॉन कण नहीं बल्कि एक तरंग है। मैक्स बॉर्न ने एरविन की संकल्पना में संशोधन करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉन स्वयं एक तरंग नहीं है, बल्कि तरंग इलेक्ट्रॉन भी एक अवस्था है। तरंग इलेक्ट्रॉन भी एक अवस्था है, और इस प्रकार उपयुक्त दो विपरीत विचारों से एक नई संकल्पना तरंग कण द्वैधता का जो है उदय हुआ। इस संकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन तरंग एवं कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। यह एक तरंग के समान अपवर्तित हो सकता है तथा इसमें एक कण के समान द्रव्यमान होता है। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसी भी दूरी पर जो है उपस्थित हो सकते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर के आधार पर नाभिक के कुछ विशेष क्षेत्रों में इनके होने की सर्वाधिक संभावना होती है।
इन क्षेत्रों को ऑर्बिटल कहते हैं, कक्षक कहते हैं। परमाणु कक्षक विभिन्न आकारों के हो सकते हैं, जैसे गोलाकार, डंबल आकार की तथा अर्धचक्रीय आकार की आदि। कोष, उपकोष तथा कक्षक, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थित वे वृत्ताकार पथ जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं सेल कहलाता है, यानी कक्ष कहलाते हैं। प्रत्येक कोष जो है एक निश्चित ऊर्जा, जो प्रत्येक कोष होता है इनका एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। सबसे कम ऊर्जा स्तर वाला कोष नाभिक के सबसे समीप तथा सबसे अधिक ऊर्जा स्तर वाला कोष नाभिक से सबसे दूर स्थित होता है। इन कोषों को KLMN या 1 2 3 4 से निरूपित किया जाता है। वे सभी इलेक्ट्रॉन जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या एक समान होती है, वे एक ही कक्षा में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोष, उपकोष तथा कक्षक। कोष, उपकोष तथा कक्षक। तो देखिए, यहां पे आप फिगर को देख के एनालिसिस कर सकते हैं। n बराबर 2 यानी ये द्वितीय कोष, 2 उपकोष SP, यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा 1 कोष यानी प्रथम कोष, 1 उपकोष। ये रहा n बराबर 4 यानी SPDF यानी 4 यानी चतुर्थ कोष, 4 उपकोष। और n बराबर 3 यानी तृतीय कोष यानी 3 उपकोष SPD। कोष, उपकोष, कक्षक, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या आप जो है यहां पे देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो कोष है K कोष यानी n बराबर 1, इसमें केवल जो सब सेल है यानी S है, 1 है, ऑर्बिटल जो है 1 है, कुल संख्या 2 है। कुल संख्या किसकी? इलेक्ट्रॉनों की। इसी तरह L कोष, M कोष, N कोष, O कोष, P कोष आप देख सकते हैं। तो एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपकोष क्या है? सब सेल क्या है? प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होता है। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होता है, जिन्हें SPDF अक्षरों से दर्शाया जाता है। वे सभी इलेक्ट्रॉन जिनकी कोणीय संवेग क्वांटम संख्या एक समान होती है, वे एक ही उपकोष में पाए जाते हैं। कक्षक क्या है? ऑर्बिटल क्या है? उपकोष पुनः कक्षकों में विभाजित होते हैं। उपकोष पुनः ऑर्बिटल में विभाजित होते हैं। कक्षक नाभिक के चारों ओर स्थित वे क्षेत्र हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। वे इलेक्ट्रॉन जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या एक समान होती है, वे एक ही कक्षक में, ऑर्बिटल में जो है पाए जाते हैं। क्वांटम संख्या क्या है? क्वांटम संख्या किसी परमाणु के भीतर उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की गति, अवस्थिति, कोष, उपकोष, कक्षक, चक्रण की दिशा और ऊर्जा आदि की संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। याद रखिए, क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर्स क्या है? तो क्वांटम संख्या किसी परमाणु के भीतर उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की गति, अवस्थिति, चक्रण की दिशा, ऊर्जा आदि की संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नवत है। यहां पे आप देख सकते हैं क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्या का प्रकार: मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, और यहां पे जो है प्रतीक और प्रदत्त जानकारी। देखिए, जो मुख्य क्वांटम संख्या है, इसका प्रतीक जो है n या सदैव पूर्णांक यानी 0 को छोड़कर होती है। प्रदत्त जानकारी क्या है? इलेक्ट्रॉन का कोष का ऊर्जा स्तर एवं आकार की जानकारी। ये क्या जानकारी देता है? इलेक्ट्रॉन का कोष का ऊर्जा स्तर और जानकारी आकार की। ठीक है, दूसरा जो है इसमें द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है, इसका जो प्रतीक है, सिंबल जो है वो है L। किसी मुख्य क्वांटम संख्या n के लिए L का मान 0 से n-1 तक हो सकता है। और जो इसमें जानकारी ये देता है, वो क्या देता है? इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, उपकोष, कक्षक के त्रिविमीय 3 डायमेंशनल आकार की जानकारी। इसके बाद जो है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसका जो सिंबल होता है m। किसी द्विगंशी क्वांटम संख्या के लिए जो है m का मान पॉजिटिव से निगेटिव तक सभी पूर्णांक हो सकते हैं।
और ये क्या जानकारी देता है? किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या तथा उनकी दिशा की जानकारी। चौथा जो है चौथा है चतुर्थ जो है चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है, और इसका जो सिंबल है एस है। यह किसी अन्य क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं है। दक्षिणावर्त चक्रण के लिए एस बराबर हाफ जो है पॉजिटिव तथा वामावर्त चक्रण के लिए हाफ निगेटिव होता है। क्या यह जानकारी देता है? इलेक्ट्रॉन चक्रण की दिशा की जानकारी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त और वामावर्त। देखिए पाउली का अपवर्जन नियम क्या है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाउली का अपवर्जन नियम ऑस्ट्रियाई भौतिक वैज्ञानिक वुल्फगैंग पाउली ने 1925 ईस्वी में अपने जो इनका जो नियम है, अपने अपवर्जन नियम के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं ऑस्ट्रियाई भौतिक वैज्ञानिक वुल्फगैंग पाउली इनके द्वारा 1925 में प्रस्तुत अपवर्जन नियम के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या, क्या चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती है। जैसे यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए n, l तथा m क्वांटम संख्याएं एक समान हो तो उनकी एस अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या का मान अवश्य ही भिन्न होगा, अर्थात वे दो इलेक्ट्रॉन परस्पर विपरीत दिशा में चक्रण कर रहे होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। परमाणु के कोषों, उपकोषों तथा कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो होता है परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इस संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत और नियम प्रस्तुत किए हैं। पहला जो नियम है बोर-बरी योजना। बोर-बरी योजना परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण की यह योजना वर्ष 1921 में दो वैज्ञानिकों नील्स बोर तथा चार्ल्स रूजले-बरी के द्वारा प्रस्तुत की गई और इसके प्रमुख बिंदु जो है, पहला है किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को 2n² से प्रदर्शित किया जा सकता है, जहां n कोषों की संख्या तथा ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। n बराबर KLMN या 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन वितरण देखिए, इलेक्ट्रॉन आवेश के ऊर्जा स्तर n बराबर 1, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2। n बराबर 2, ऊर्जा स्तर जो होगा n बराबर 2, 8 इलेक्ट्रॉन। m बराबर m यानी ऊर्जा स्तर n बराबर 3 और 18 इलेक्ट्रॉन। n जो होगा इलेक्ट्रॉन कोष n में n जो ऊर्जा स्तर होगा n बराबर 4 और इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 32। देखिए परमाणु के वाहकम कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन, चाहे उस कोष की इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता अधिक क्यों न हो। इसे अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल कहा जाता है। यह स्थिति परमाणु को अत्यधिक अस्थायित्व प्रदान करती है, जैसे आर्गन गैस Ar। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं आर्गन गैस। आर्गन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितना है? 18 है। देखिए 18 कैसे, यहां पे 3 2 5 2 7 8 9 9 10, यहां पे 3 जो है 9 3 कितना होता है? 12 12 13 14 15 16 17 18। तो इसीलिए आर्गन जो है अक्रिय इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। देखिए सभी कोष क्रमानुसार भरे जाते हैं, अर्थात जब तक आंतरिक कोष जो आंतरिक कोष होता है पूर्ण नहीं हो जाता, आगे वाले कोष में इलेक्ट्रॉन जो होंगे स्थानांतरित नहीं होते हैं। तो सभी कोष क्रमानुसार भरे जाते हैं और जब तक आंतरिक कोष पूर्ण रूप से मतलब कि भर नहीं जाता, आगे वाले कोष में इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है ऑफ बाउ का नियम। ठीक है, ऑफ बाउ सिद्धांत। देखिए उप कक्षाओं में इनके जो सिद्धांत है, इनका जो प्रिंसिपल है उप कक्षाओं में ऑफ बाउ सिद्धांत, उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश का क्रम जो होता है निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं की ओर, यानी इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर वाले उपकोषों अथवा कक्षकों में भरे जाते हैं और उसके बाद अधिक ऊर्जा स्तर वाले उपकोषों तथा कक्षकों में भरे जाते हैं। उपकोष अथवा कक्षकों का ऊर्जा स्तर आप जो है देख सकते हैं।
ठीक है। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d। तो यहाँ पे आप देख इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मालूम है तो आप जो है इसको समझ सकते हैं। तो n बराबर 1 2 बराबर n बराबर 2 n बराबर 3 n बराबर 4 5 6 7 8 इनमें जो है आप देख सकते हैं। इनको आप जो है एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय। 10th क्लास में ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पहले प्रश्न भी पूछा जाता था 10th क्लास में, और अभी भी पूछा जाता है। तो एक दो बार आप लोग जो है एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक हुंड के द्वारा 1925 में प्रतिपादित। इस नियम के अनुसार देखिए, परमाणु के किसी उपकोष के किसी कक्षक में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते जब तक उसके सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर दिए गए हों। तो जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक हुंड के द्वारा 1925 में प्रतिपादित इस नियम के अनुसार अगर बात करें तो परमाणु के किसी उपकोष के किसी कक्षक में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं जब तक उसके सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर दिया गया हो। ठीक है। परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। देखिए, इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। किसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। याद रखिएगा, परमाणु संख्या बराबर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, मास नंबर द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है, मास नंबर कहलाता है। तो द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दीजिए तो वह उस परमाणु की द्रव्यमान कहलाएगा और इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा? तो परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। समस्थानिक क्या, आइसोटोप्स क्या है? देखिए, एक ही तत्व के, इसके बारे में समस्थानिक के बारे में हम लोगों ने फिजिक्स में भी डिस्कस किया था। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, आइसोटोप्स कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। जैसे में प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम इत्यादि हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, आइसोटोप्स हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कार्बन के जो समस्थानिक है C612, C613, C614। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण समस्थानिकों के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज समान होते हैं परंतु जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है ये भिन्न भिन्न होते हैं, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। समभारिक क्या है? आइसोबार्स। परस्पर भिन्न तत्वों के वे परमाणु, परस्पर भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है वे समभारिक कहलाते हैं। द्रव्यमान संख्या समान होने के कारण समभारिक तत्वों के भौतिक गुण समान होते हैं परंतु रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। जैसे में आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम आप देख सकते हैं। इसके बाद है सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स। परस्पर भिन्न तत्वों की वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे में सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये जो है सम न्यूट्रॉनिक है क्योंकि इन दोनों तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? 12 है। ठीक है, 11 माइनस जो 11 में से 23 में से 11 घटाइएगा 12 और 24 में से 12 घटाइएगा 12, तो क्या है? परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है 12 है। देखिए, अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो है यहां पे जो है कुछ तत्वों के समस्थानिक दिए गए हैं तो आप जो है एक बार एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। मैं इसे स्किप कर रहा हूं। देखिए, विशेष में एक दो पॉइंट है। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है और याद रखिएगा पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक यानी 33 होता है, सर्वाधिक है।
पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या सबसे ज्यादा है, 33 है। और इस टॉपिक से रिलेटेड पहला प्रश्न, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बताइए, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डाल्टन। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसकी पुष्टि करता है? रदरफोर्ड का परमाणु सॉरी, पहला प्रश्न है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने। दूसरा प्रश्न है रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसकी पुष्टि करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, परमाणुओं में नाभिकों की किसकी पुष्टि करता है? तो रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन प्रयोग है परमाणुओं में नाभिकों की जो है पुष्टि करता है। परमाणु के 3 मूल अवयव हैं। परमाणु के 3 मूल अवयव हैं, कौन कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? तो देखिए, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिए गए हैं। तो चौथा जो कथन है, डी ऑप्शन, हाइड्रोजन आयनों में कोई प्रोटॉन नहीं होता है, यह कथन सत्य नहीं है। 5वां जो प्रश्न है, जल अणुओं के मध्य कौन सा आबंध विद्यमान होता है? जल अणुओं के मध्य कौन सा आबंध विद्यमान होता है? तो हाइड्रोजन आबंध। प्रश्न संख्या 6 है, 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनमें क्या होता है? 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनमें परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 7 नंबर है, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है? क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है। इन चारों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन से कण परमाणु का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु का भाग नहीं है? वो है आपका फोटोन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये परमाणु के भाग हैं लेकिन फोटोन नहीं है। प्रश्न संख्या 9 है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सही जवाब है रदरफोर्ड ने। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। 11 नंबर है, अल्फा कण पर 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अल्फा कण पर 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 2 प्रोटॉन के। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण में। 13 नंबर है, परमाणु में कक्षों को भरने का जो क्रम नियंत्रित होता है किसके सिद्धांत के द्वारा? परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। 14 नंबर है, रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। 15 नंबर है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 16 है, आपको बताना है चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो याद रखिएगा 2। 17 नंबर है, किसी तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण किससे होता है? किसी तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या से होता है। 18 नंबर है, समभारिक परमाणुओं के विषय में सत्य कथन कौन सा है? समभारिक परमाणुओं के विषय में जो सत्य कथन है वो ऑप्शन ए है, द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। 19 नंबर है, किसी परमाणु के वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना संभव है? किसी परमाणु के वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 जो है संभव है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं? याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं वो है प्रोट्रियम, ठीक है, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम 1, 3 और 4। इसके बारे में डिस्कस किया था। 21 नंबर सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है।
न्यूट्रॉन का संबंध किससे है? याद रखिएगा, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे जे थॉमसन ने। ठीक है। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने। परमाणु नाभिक ई रदरफोर्ड ने। यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में संयोजकता एवं रासायनिक बंधन के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल और क्विज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करते हैं, क्विज में जो है उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका जो प्रैक्टिस है बहुत बेहतरीन होता रहेगा। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।